हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? स्वागत है सबसे पहले हिंदी के इस नए सेशन में दोस्तों। यह जो सेट आपका रहने वाला है आज का, ये फुल्ली 100% जो है आपके बीपीएससी पैटर्न पे आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो बीपीएससी पे पैटर्न पे आधारित जो आपका ये हिंदी का सिलेबस है, जो कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो भी हिंदी से रिलेटेड है, तो सारा प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया गया है। और हिंदी में क्या पूछा जाता है, तो दोस्तों बीपीएससी यही सब पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट दोस्तों रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो है रेगुलर आप लोगों के लिए जीके जीएस प्लस में हिंदी की बात कर लें, और साथ में अभी संगीत की क्लास चल रही है। जीके जीएस हो या हिंदी हो, ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे संगीत वाले हों या जो भी सब्जेक्ट हो, उनका अदर सब्जेक्ट हो, तो सारे लोगों के लिए यह ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है। देखिए, अवयव की बात क्या होता है कि अवयव देखिए वे शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है कि लिंग वचन कारक के कारण विकार जो है नहीं होता है। ठीक है, तो वो होते हैं। देखिए, अवयव शब्द के रूप में लिंग कारक वचन के जो है वो विकार नहीं होता है। तो इसमें जो यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या होगा? सैंडल, ऑप्शन नंबर सी। जब, जैसे कि इसमें लिंग वचन ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, जब कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब तो डिसाइड नहीं हो सकता जब और तब। तो इसलिए आपका जो अवयव नहीं होगा वो आपका ये है, और ये जो है आपका अवयव है, जब और तब क्या है? अवयव। तो यहाँ पे जवाब सैंडल। आगे देख लेते हैं, नंबर 2 हमारा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से ध और न उच्चारण किस से होता है? तो ध और न की अगर हम उच्चारण की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो यह उच्चारण जो है वो किससे होता है? इसका जवाब क्या रहने वाला है? इसका फटाफट जवाब देना है। ध और न क्या कंठ से, तालु से, दंत से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से जो है ध, तो आप बोल कर देखिए। ध ध, तो आप पहले बोल कर देखिए। ठीक है, तो ध अगर आप जैसे ही ध बोलेंगे या न बोलेंगे, तो क्या होता है कि दांत के द्वारा ऐसा लगता है कि आवाज़ निकल रहा है। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द। ठीक है, त थ द ध न, ये आपका त वाला जो है तवर्ग कहलाता है, तवर्ग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, नंबर 3 प्रश्न है दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजन में कौन अल्प प्राण है? देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण, ये अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे। तो अल्प प्राण और महाप्राण की अगर हम बात कर ले, तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा पहले अल्प प्राण का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ जो है वो क्या है? अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा जो क्या होता है वो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण माना जाता है। अनुसर, ये आपके प्रत्येक प्रत्येक वर्ण का, तो ये आपके यहाँ पे इस हिसाब से जो है, यहाँ पे अ हो गए, और यहाँ पे क भी आपको दिख रहा है, क भी दिख रहा है, पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये आपके जवाब हो जाएंगे यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। देखिए, शुद्ध को चुनना है कि अनुसरण, कैसे, ऐसे लिखाता है या ऐसे या अनुपरम? ये तो देखिए यहाँ पे आप लोग छांटना भी सीखिएगा ऑप्शन को। जो नहीं होगा पहले उसको बिल्कुल हटा लेंगे, लेकिन अगर होगा तो कौन भाई? तो ये दोनों में से ही कोई होगा। तो जवाब क्या रहने वाला है इसका दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा अनुसरण, ऐसे लिखाता है अनुसरण, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनुसरण। अनुसरण ये क्या है? ऐसा वाला जो है शुद्ध है। आगे देख लेते हैं, अगला है प्रश्न 5वां नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। देखिए, शुद्ध को चुनना है। अध्ययन लिखा हुआ है, कैसे लिखाता है? तो अध्ययन, ये बिल्कुल गलत है। अध्ययन, ये भी बिल्कुल गलत है। आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अध्ययन ऐसे लिखाता है, य और उसके बाद फिर न। ठीक है, तो ये होता है आपका सही, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक अगर हम सर्वनाम की हम बात कर ले दोस्तों, तो देखिए, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित स्थिति का बोध हो जाए, वही तो होगा ना निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे क्या हो रहा है?
यह जैसे हमको कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, यह किताब है, यह कलम है, यह टेबल है, यह बेंच है, यह क्या है, कुछ भी आप कह लीजिए, पलंग है, चौकी है, कुछ भी। तो यह जो है, जो भी ये बताना चाह रहा है, इसमें क्या है कि निश्चित है कि कुछ ना कुछ है, इसलिए यह बता रहा है। जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह। अगर हम क्या की तरफ बढ़ेंगे, क्या आराम है, ये भाई है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये आपका क्लियर नहीं कर रहा है, इसलिए जवाब यह। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। देखिए, समूह यानी कि जो सभा हो जाएंगे, मतलब यहाँ के 2-4 लोगों का जो झुंड होगा, वही ना समूह कहलाएगा। तो जवाब यहाँ पे देखिए राम। तो राम, भाई राम तो झुंड नहीं है, ठीक है। राम क्या है, राम क्या है, समूहवाचक नहीं होगा, क्योंकि झुंड और सभा में ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट आपको दिया हुआ है सभा, ये जो है आपका सभा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह में रहते हैं। सभा कभी अकेले एक आदमी बैठकर नहीं कर सकता है, वहाँ पे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जैसे भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वही होता है सभा। देखिए, हम बात कर ले राम की, तो राम जो हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। बात कर ले हम सोना की, तो जिसे नापा या तौला जाए दोस्तों, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है, द्रव्यवाचक। और राम क्या है आपका, पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो राम भाई, तो राम तो ये पार्टिकुलर हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का बोध करवा रहा है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक अगर हम विशेषण की बात कर ले दोस्तों, तो इसका जो जवाब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक। यहाँ पे आपको मिलेगा एक से अधिक। क्यों, क्योंकि देखिए नया, ये क्या है, कपड़ा नया है, ये कपड़े का गुण बता रहा है। कपड़ा पुराना या फिर कुछ भी पुराना या कुछ भी नया, तो ये उसका क्या कर रहा है, गुण बता रहा है। तो ये दोनों हमारा जो है ऑप्शन सही है। तो जवाब इसके साथ क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम और तद्भव मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया, फर्स्ट क्लास से भी बताते आ रहा हूं मैं। तो इसका जो जवाब होगा कि तत्सम और तद्भव जो हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द यहाँ पे सलाका हो जाएगा, ठीक है। तत्सम का अर्थ है कि इसके समान या ज्यों का त्यों, ठीक है। तो ये आपका सलाका यानी इसी के समान या इसी का ज्यों का त्यों रह जाएगा। आगे देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुने। देखिए, तद्भव क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि एक होता है आपका तत्सम और तद्भव, ये ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, तद्भव और तत्सम की अगर हम बात कर ले, तो ये आपका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो तत्सम और तद्भव होगा, ये आपका तद्भव शब्द फूल हो जाएगा, ठीक है। और तत्सम क्या होता है, वैसा शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट आकर क्या होता है, हिंदी में प्रयोग हो जाता है, वो तत्सम। और जिसका अर्थ निकल जाता है हिंदी में आकर, वो तद्भव। जैसे पुष्प, तो यहाँ पे फूल, पुष्प जो है वो कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम, तत्सम शब्द है ये आपका पुष्प। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है। दोस्तों, हम देशज की हम बात कर ले, तो देशज का जो प्रश्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए, खिचड़ी, खिड़की, लोटा, ये सारे प्रश्न जो हैं कैसे हैं, देसी प्रश्न हैं, देसी शब्द हैं, इसलिए जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है 12 नंबर का दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द को पहचाने। तो रूढ़ शब्द को पहचानना है, ठीक है। देखिए, जिन शब्द का जो है खंड नहीं किया जा सके वे होते हैं रूढ़। तो जो शब्द इसमें जिसका खंड नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा शब्द है, यहाँ पे ना जो दिख रहा है जिसका हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, ये इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना। ना जो यहाँ पे हो जाएगा रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक में कौन सी उपवर्ग लगा है। देखिए, प्रत्येक जो शब्द है ना ये दोस्तों, इसमें कौन सा उपवर्ग लगा हुआ है। तो 13 का क्या जवाब हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न का जो हमारा जवाब हो जाएगा, इसमें कौन सा लगा हुआ है, तो प्रत्येक में प्रति जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति। ऑप्शन नंबर सी, प्रति लगा हुआ है उपसर्ग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन अवयवी भाव समास है। देखिए, अवयवी भाव समास क्या होता है कि इसमें प्रतिदिन जो है आपको दिख रहा होगा कि ये आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि प्रतिदिन जो है अवयवी भाव समास है, ठीक है।
प्रतिदिन इस समास में क्या होता है कि सभी पद विशेषण हो जाते हैं। इस जो अवयवी भाव जो है इसमें क्या होता है, जो भी शब्द रहता है उसके सभी पद क्या होते हैं, विशेषण हो जाते हैं, प्रतिदिन विशेषण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन है। देखिए संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य है जिसके साथ दूसरा वाक्य भी मिला हुआ रहता है, तो इसलिए जवाब हमारा जो डायरेक्टली आंसर दूं तो इसका जवाब होगा मैं आया और वो गया। मैं आया और वह गया, ये आपका कैसा है, ये आपके हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन है। देखिए आकाश की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, व्योम हो जाता है, जो आकाश शब्द के अर्थ से क्या होता है, समानता रखता है, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्योम। व्योम मीन्स आकाश। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा है, जिसके समान द्वितीय नहीं हो, यानी जो कोई चीज़ है ना उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, तो जवाब क्या होना है, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अद्वितीय। वीणा पर पाणी अर्थात सरस्वती, लंबोदर अर्थात गणेश। ठीक है, लंबोदर अर्थात क्या होता है, गणेश। लंबोदर यानी कि लंबा हो उदर जिसका। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का, सरल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए सरल यानी कि क्या होता है, सरल मीन्स इजी, आसान, तो इसका जो क्या बोलना है, विपरीतार्थक पूछा जा रहा है कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो सरल का जो विपरीतार्थक होगा दोस्तों, सरल आसान नहीं कठिन होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कठिन। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं प्रश्न, अन्न जल करना मुहावरे का अर्थ क्या है। नहीं कहते हैं अन्न जल हो गया, अन्न जल कर रहे हैं, तो दोस्तों मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अन्न जल करना मीन्स क्या होता है, जलपान करना। ठीक है, जलपान करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न, ताप का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ताप के अगर हम विपरीतार्थक की बात कर लें तो इसमें ताप में जो है आपका क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, शीत। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, ये क्या कर रहा है कि सोम सुधा बरसाता में सुधा शब्द का अर्थ बताएं। देखिए सोम सुधा बरसाता में सुधा शब्द का अर्थ बताना है, तो इसका जवाब क्या रहने वाला है, सुधा शब्द का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अमृत हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमृत। अगला प्रश्न है देख लेते हैं 22 नंबर का प्रश्न, मानक भाषा की विशेषता क्या है। देखिए मानक भाषा की जो विशेषता है दोस्तों, उसकी विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता है एक रूपता। मानक भाषा की विशेषता क्या है, एक रूपता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 22 नंबर तक के प्रश्न, क्योंकि 22 नंबर इसलिए मैंने रखा है क्योंकि आपके बीपीएससी में जो है 22 नंबर ही पूछे जाते हैं और 8 नंबर जो है इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते हैं इसमें, इसलिए जो है आपको 22 नंबर का प्रश्न मैंने करवा दिया। तो अब बारी आपकी है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि कमेंट बॉक्स में कि आपको यह सेशन कैसा लगा। और दोस्तों आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। फिलहाल जब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।